चलिए देखते हैं। मैच द फॉलोइंग, लिस्ट ए है यानी कॉलम ए है और कॉलम बी है। किस बारे में है? मैच द आइटम्स अबाउट कंपोनेंट्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग इन लिस्ट 1 एंड 2, यानी रचनात्मक चिंतन के घटकों और विवरण के बारे में आपको जो आइटम्स कह लीजिए यहाँ पे या फिर जो सूची है, सूची 1 सूची 2, दोनों को मैच करना है कि रचनात्मक चिंतन के बारे में, क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में कौन सा एक सही है, बताइएगा। तो पहला ऑप्शन है फ्लुएंसी। हमें पता है, ये मैंने आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक बताई हुई है सालों साल से, FFOE, फफोई बोल देते हैं हम इसको, FFOE। ये 4 जो है ये एलिमेंट्स हैं, जेपी गिलफर्ड ने दिए थे। किसके एलिमेंट्स हैं, किसके तत्व हैं? क्रिएटिव थिंकिंग के तत्व हैं, यानी रचनात्मक चिंतन के तत्व हैं, ठीक है ना। इसमें क्या है? फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, F फॉर फ्लुएंसी, F फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, O फॉर ओरिजिनलिटी, E फॉर इलैबोरेशन। ये निमोनिक है, एक शॉर्ट फॉर्म है जिससे आप याद रख सकते हैं। अब इनको मैच करना है कि फ्लुएंसी का मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है। इस पर मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया हुआ है, कई साल पहले, वो आप चेक कर सकते हैं कि ये एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी पे एक क्वेश्चन मैं कई बार से देख रही हूँ सीटेट में आ रहा है, तो उसके लिए एक मुश्किल क्वेश्चन आपके सामने तैयार किया गया है ताकि आप सॉल्व कर पाएं। 41% लोग सही जवाब पे पहुंच पा रहे हैं। फ्लुएंसी का मतलब ही होता है धारा प्रवाहिता, यानी प्रवाह से, यानी धारा बह रही है किसकी? विचारों की। तो आइडियाज आपके दिमाग में बहुत सारे आते हैं, ये क्रिएटिविटी की निशानी है। तो फ्लुएंसी बोले तो शिफ्टिंग नहीं, जनरेटिंग न्यू आइडियाज, नए नए आइडियाज आपके दिमाग में आते हैं, इसको फ्लुएंसी कहते हैं। क्रिएटिविटी क्या है? कुछ नया क्रिएट करना, कुछ ओरिजिनल क्रिएट करना, है ना। तो फ्लुएंसी का मतलब, प्रवाह का मतलब है यहाँ पे नए विचार उत्पन्न करने की क्षमता को। धारा प्रवाहिता यानी प्रवाह में बह रहे हैं विचार, इतने विचार आ रहे हैं आपके पास किसी एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के या कुछ नया बनाने के लिए। बात तो सही है। तो फर्स्ट का डी सिर्फ या तो बी ऑप्शन में है या फिर हमारा यहाँ बी और डी ऑप्शन में है। ये तो पहले हट गए दोनों ऑप्शंस, क्योंकि फर्स्ट के साथ ए तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये कंसीविंग समथिंग न्यू, ये एक डिफरेंट चीज है। कंसीविंग समथिंग न्यू का मतलब होता है कुछ नया बनाना, कुछ नया सोचना, वो है ओरिजिनलिटी, मौलिकता, कुछ डिफरेंट सोचना, कॉपी नहीं करना। तो ये तो थर्ड के साथ ए जाएगा, और थर्ड के साथ ए कहां है? हमें दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है, तो इसका मतलब यही सही है। फिर भी हमें सेकंड ऑप्शन चेक करेंगे भाई। फ्लेक्सिबिलिटी होती है लचीलापन, एक आइडिया काम ना करे दूसरे पे शिफ्ट हो जाओ, है ना। तो फ्लेक्सिबिलिटी है शिफ्टिंग पर्सपेक्टिव इजीली, यानी परिप्रेक्ष्य को आसानी से बदलना, लचीलापन कहलाता है कि एक चीज पे अटके नहीं हुए हैं, रिजिड नहीं है। अगर एक चीज काम नहीं करेगी दूसरे आइडिया पे जाएंगे। तो फ्लेक्सिबिलिटी जुड़ गई, शिफ्टिंग पर्सपेक्टिव इजीली। ओरिजिनलिटी पहले से ही है, कुछ नया सोचने को ही मौलिकता कहते हैं, कॉपी करना तो नहीं है। इलैबोरेशन क्या है? इलैबोरेशन अब लास्ट एक ही ऑप्शन बचा है, बिल्डिंग ऑन अदर्स आइडिया। विस्तार का मतलब ही है जो आपके पास आइडिया है उसको और इलैबोरेट करना, उसको और विस्तार में जानना और कुछ नया क्रिएट कर देना, ये इलैबोरेशन है। और ये चारों मैच हो रहे हैं डी ऑप्शन में, और ये आपके 4 एलिमेंट्स भी हैं क्रिएटिविटी। इस पे डी फॉर धोखा, बहुत बढ़िया इनके गुप्ता। चलिए आ जाइए, तो डी ऑप्शन इज दी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। डिस्कवरी, नए क्वेश्चन हैं कुछ, ध्यान से पढ़िएगा। डिस्कवरी लर्निंग इज एन अप्रोच कैटेगराइज्ड अंडर द एरिया, यानी खोज अधिगम किस क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत एक दृष्टिकोण है। डिस्कवरी लर्निंग क्या है? स्पाइरल करिकुलम की जो बात करता है उसी के बारे में है, ठीक है ना। अगर डिस्कवरी लर्निंग की बात करें, यानी बच्चा जहां डिस्कवर करे, जहां बच्चा इंडिपेंडेंट है, बच्चा एक्टिव है, और जहां बच्चा एक्टिव है वो ऑप्शन या वो मेथड जो है वो बेस्ट है। जहां बच्चा सक्रिय है, जहां बच्चा डिस्कवर करेगा, बच्चा क्या करेगा? एक्सप्लोर करेगा। और ये किसने दिया था? याद कीजिए, ब्रूनर ने। डिस्कवरी लर्निंग की बात जेरोम ब्रूनर करते हैं, है ना। ऐसा हम डायरेक्ट आपके सिलेबस में नहीं पढ़ते हैं ब्रूनर को, बट मैं कर लेती हूँ डिस्कस एक चैप्टर में, ठीक है ना। तो ब्रूनर की अगर मैं बात करूं, जेरोम ब्रूनर की, ब्रूनर, ठीक है जी। तो जेरोम ब्रूनर की अगर मैं बात करूं तो डिस्कवरी लर्निंग इज एन अप्रोच कैटेगराइज्ड अंडर द एरिया ऑफ, खोज अधिगम किसके अंतर्गत आता है? तो जेरोम ब्रूनर कॉग्निटिविज्म की बात करते हैं, यानी संज्ञान, दिमाग की बात करते हैं। स्पाइरल करिकुलम के प्रीवियस नॉलेज से नई नॉलेज को जोड़ करके पढ़ाओ। एक क्लास से दूसरी क्लास में चीजें जुड़ी हुई होती हैं, इसी को वर्तुलाकार पाठ्यचर्या या स्पाइरल करिकुलम कहते हैं कि प्रीवियस नॉलेज पे नई नॉलेज बिल्ड हो, है ना। वो कंस्ट्रक्टिविस्ट कहे जाते हैं, मतलब हाँ, वो रचना पे या बच्चे को एक्टिव रखने पे फोकस रखते हैं, लेकिन कैसे? कंस्ट्रक्शन पे, दिमाग, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं हम उनको, है ना। क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक रचनावाद कहेंगे। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट तो वाइगॉस्की हैं, आपको पता है कि समाज में ग्रुप में जब बच्चे सीख रहे होंगे। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन है? प्याजे हैं, जो ये कहेंगे नहीं, रेडिकली बच्चे की एक्टिविटी होल सोलली ज्यादा जिम्मेदार है, बच्चे की एक्टिविटी ज्यादा महत्वपूर्ण है समाज से, ये प्याजे कह रहे हैं। इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टर्स की बात सच हम नहीं करते हैं, सिलेबस में भी नहीं है और ना ही बनता है। तो संज्ञानात्मक रचनावाद है जिसकी बात ब्रूनर करते हैं, जिसके अंदर खोज अधिगम आता है कि बच्चे डिस्कवर करें, खुद से खोज करें, एक्सप्लोर करें, अन्वेषण करें और जान सकें। तो इसको कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं, क्योंकि इसमें ब्रूनर की बात होती है, डिस्कवरी लर्निंग उन्होंने दी, और वो कॉग्निटिविस्ट है एक तरह से, वो संज्ञान को, मानसिक प्रक्रिया, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सब पे फोकस करते हैं। तो ए ऑप्शन इज दी राइट आंसर। ये ऐसा क्वेश्चन है जो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ सिलेबस है, पूछा नहीं गया, इसका मतलब ये नहीं है कि घुमा फिरा के नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हम करके चलेंगे जिसमें थोड़ा नए क्वेश्चंस को देख के सर में दर्द हो, क्योंकि अभी पेपर में इतना समय है कि थोड़े नए क्वेश्चंस को भी हम टैकल करें। अदरवाइज काम आपका सिर्फ प्रीवियस ईयर से भी चल जाएगा, है ना। लेकिन दोनों ही तरह के क्वेश्चन हम करते हुए चलेंगे। अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की, यानी वाइगॉस्की के अनुसार, अ स्टूडेंट इज प्रोवाइडेड विद स्कैफोल्डिंग, एक स्टूडेंट को मचान दी गई, टेम्परेरी हेल्प दी गई, अस्थायी मदद, टू मास्टर द टास्क, ताकि वो एक टास्क को, एक क्वेश्चन को कंप्लीट कर सके, उसको हेल्प दी गई।
लेटर इफ द स्टूडेंट इज एबल टू कंप्लीट द टास्क अगेन आफ्टर रिमूविंग द स्कैफोल्डिंग। अब बाद में बच्चा खुद से उस टास्क को कंप्लीट करने के लायक बन गया है अगर कोई मदद ना दे तब भी। यानी पहली बार जब वो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था मान लीजिए, या जहां उसको दिक्कत हो रही थी, अटक रहा था, तो उसको मदद दे दी गई, एक स्टेप सॉल्व करके टीचर ने दिखा दिया या समझा दिया उस क्वेश्चन में, फिर वो वैसे बहुत सारे क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर पाएगा बिना मदद के। या शुरुआत में जब आपको साइकिल चलाना सिखाया जाता है, पीछे से पकड़ते हैं पेरेंट्स, एक टाइम के बाद जब आप सीख जाते हैं तो आपको पकड़ने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, बात ठीक है। दिस रिप्रेजेंट्स द स्टूडेंट इज एट, यानी यह किस चीज को दर्शाता है कि बच्चा कहां है, जोन ऑफ प्रोपोर्शनल डेवलपमेंट पे। हमने तो ऐसा कुछ नहीं पढ़ा, जेडपीडी का मतलब प्रोपोर्शनल थोड़ी होता है, आनुपातिक थोड़ी होता है ना। बेहतर अंजलि अभी जोन ऑफ प्रोमिनेंट डेवलपमेंट, प्रमुख विकास क्षेत्र। प्रोमिनेंट डेवलपमेंट भी हमने नहीं पढ़ा वाइगॉस्की में, अभी वाइगॉस्की से क्वेश्चंस भी किए थे 2-3 दिन पहले। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, हाँ ये तो हमने वाइगॉस्की में पढ़ा है। जोन ऑफ परमानेंट डेवलपमेंट ऐसा हमने कुछ नहीं पढ़ा। समीपस्थ विकास का क्षेत्र जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी संभावना है कि यहां तक विकास हो सकता है। और जेडपीडी क्या होता है, यहां पे यही तो कहा गया, स्कैफोल्डिंग दी गई और बाद में स्कैफोल्डिंग को हटा लिया गया तो बच्चा खुद से करने लगा। और जेडपीडी क्या होता है, मैंने आपको बार बार बताया है, जेडपीडी वो दायरा है जहां कोई काम आप किसी की मदद और बिना मदद के कर सकते हैं, यानी जो आप इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं और किसी की मदद से कर सकते हैं, उसके बीच का डिफरेंस जेडपीडी है। ये मैंने शायद इसमें भी आपके सामने एक डायग्राम से समझाया होगा, है ना। देखते हैं एक बार, मैं आपको ये दिखा देती हूं। देखिए भाई, नाम तो जेडपीडी ही रहेगा ना, वाइगॉस्की ने प्रॉक्सिमल की बात की है ना, परमानेंट की बात तो नहीं की, प्रोपोर्शनल की बात तो नहीं की। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, एक दायरा है जो बच्चा खुद से कर सकता है, एक दायरा है जिसमें मदद की जरूरत होगी और फिर वो खुद से करना सीख जाएगा, यानी यहां तक के विकास की संभावना उसकी है, इसके बाहर वो नहीं कर पाएगा। अब यहां तक का विकास मदद और बिना मदद दोनों से करना सीख गया, इसका मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट संभावित विकास के क्षेत्र में तो है बच्चा जहां गाइडेंस और बिना गाइडेंस दोनों के बीच का अंतर। ठीक है ना, तो आसान सी बात है, इसमें कुछ अटकने वाली बात थी नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, देखिएगा और समझते हैं क्या कहानी है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, कहता है इफ अ चाइल्ड इज एबल टू रीअरेंज और रीशेप द गिवन ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन द प्रीवियस नॉलेज possessed by him, the type of child identified here is। यदि कोई बच्चा अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर दी गई वस्तु को पुनर्व्यवस्थित कर रहा है या उससे कुछ नया बना दे रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं यहां पे, आपने बच्चे को ये रबर बैंड दिया, ठीक है ना, इस रबर बैंड के बारे में उसको जो भी आता था या उसने देखा था कि ये इलास्टिक होता है, इसमें इलास्टिसिटी होती है, ये शेप चेंज कर लेता है, वापस से अपनी शेप में आ जाता है, तो वो अगली बार इससे कुछ 8 बना के दिखा देगा आपको, है ना, या फिर इसको नए तरीके से रीअरेंज करके दिखा देगा, यूज करके दिखा देगा, किसी चीज पे लगा के दिखा देगा। ये क्या है, क्रिएटिविटी है, कुछ नया तरीका ढूंढ रहा है बच्चा किसी काम को करने का। ये तो मैंने बहुत हल्का सा एग्जांपल दिया, सस्ता सा। ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि आपने बच्चे को कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स से सिखाया, उसने इस बार झोपड़ी की शेप बना दी उन सब ब्लॉक्स को यूज करके, अगली बार बाइक की शेप बना दी उन ब्लॉक्स को यूज करके, उन पीसेस को यूज करके। तो जब बच्चा अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, ऑब्जेक्ट को रीअरेंज कर पाएगा, रीशेप कर पाएगा, कुछ नया बना पाएगा, इसका मतलब बच्चा क्या है, क्रिएटिव चाइल्ड है। कुछ डिफरेंट, कुछ न्यू, कुछ नॉवल करने की क्षमता, कुछ ओरिजिनल करने की, मौलिक करने की क्षमता जो है बच्चे में है। अपने जो भी ज्ञान उसको आता है, जो भी उसका पूर्व ज्ञान है, उसके आधार पर कुछ नया रचने की क्षमता है, इसलिए रचनात्मक कह रहे हैं हम उसको। प्रतिभाशाली है जिसका आईक्यू बहुत ज्यादा हो, जो दूसरे बच्चों से जल्दी से सीख ले, आईक्यू ही 120-130 प्लस है ना। तो ये एक बेसिक सी बात है। स्लो लर्नर नहीं है, क्योंकि स्लो लर्नर वो है जो धीमे सीखता है, बाकियों से उसको समय ज्यादा लगता है। एजुकेशनली बैकवर्ड बच्चा वो होगा जितना जो लेवल उसका होना चाहिए, जहां वो उतने पे नहीं है, उससे पीछे है। यानी अगर उसको लिखना पढ़ना आ जाना चाहिए था तो वो बाकी बच्चों को आ गया, उसको नहीं आया। जिस स्टेज में आ जाना चाहिए था वो 7th में आ गया, लेकिन 6th की चीजें भी नहीं आती हैं, तो कहीं ना कहीं पीछे रह गया एजुकेशनली। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर कि क्रिएटिव है बच्चा, यहाँ पे पीछे या गिफ्टेड की कोई बात है नहीं, क्योंकि आईक्यू की कोई बात नहीं हुई, ऐसा नहीं हुआ जल्दी सीख लेता है, ऐसा कुछ नहीं लिखा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, तो चाइल्ड हैविंग प्रॉब्लम इन मैथमेटिकल कैलकुलेशन इज टर्म्ड एज, यानी जिस बच्चे को गणितीय गणना में समस्या होती है तो उसको क्या कहेंगे। इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जो समस्या है कि बच्चे को गणित में गणना करने में, कैलकुलेशन में दिक्कत होती है, इसको हम क्या कहेंगे। डिसग्राफिया कहेंगे, डिसकैलकुलिया कहेंगे, डिसनोमिया कहेंगे या डिसअर्थरिया कहेंगे, बताइएगा। बिल्कुल सिंपल सा जवाब आपका डिसकैलकुलिया कहेंगे, 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही है। डिसग्राफिया होता है राइटिंग रिलेटेड, ग्राफ बनाते हैं आप अपनी पेंसिल से, हाथ से, है ना, तो राइटिंग से रिलेटेड डिसग्राफिया होता है। डिसकैलकुलिया होता है मैथमेटिक्स या कैलकुलेशन से संबंधित समस्या जो है वो डिसकैलकुलिया कहलाती है। राइटिंग से संबंधित डिसलेक्सिया, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण है ना। डिस्नोमिया वगैरह आता नहीं है। डिस्नोमिया में होता है कि आपका नाम याद रखने की क्षमता, बार बार नाम का भूलना या इस तरह के डेटा का भूलना, वो डिस्नोमिया में आ जाता है, बट ये आपसे नहीं पूछता सीटेट लेवल पे कहीं भी या इवन किसी भी पेपर में। तो डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, तो ये कैलकुलिया है यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे, डिस्फेजिया पूछ लेता है कई बार कि भाषा को समझने में दिक्कत, डिस्फेजिया या फेजिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन, LD, लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन आर अपेरेंटली नॉट डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर चिल्ड्रन इन देयर। थोड़ा सा सर में दर्द होगा कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय, ध्यान से जवाब दीजिएगा। सीखने में अक्षम बच्चे को स्पष्ट रूप से अन्य बच्चों से अलग नहीं किया जा सकता है उनके डैश के कारण, यानी हम कई बार लर्निंग डिसेबल्ड बच्चों को पहचान नहीं पाते, उसके पीछे रीजन क्या है, क्यों ऐसा होता है, किस वजह से हम लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे को, एक बच्चे को डिसलेक्सिया है, डिसकैलकुलिया है और कुछ समस्या है, डिस्टोपिया तो नहीं कहेंगे क्योंकि यूज में नहीं आता, आपका डिस्फेजिया है, ये सारी चीजें हैं। अगर बच्चे को कई बार पहचान में नहीं आता, आप वो मूवी याद कीजिए तारे जमीन पर, हम बच्चे को पहचान ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो दिखने में भी नॉर्मल बच्चे जैसा ही है। वो जो ईशान अवस्थी था तारे जमीन पर जिसमें आमिर खान है, तो पहचान में नहीं आ रहा कि बच्चे को डिसलेक्सिया है,
सब कह रहे हैं इसका तो पढ़ने में मन नहीं है, ये तो बहानेबाज है, ये तो फलाना है, ये तो ढिमकाना है। क्यों? क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि उसको कोई आईक्यू उसका 20 हो 25 हो, या आईक्यू इतना कम है उसका कि पता नहीं लगता। इनका एवरेज आईक्यू होता है बच्चों का, ऐसा नहीं है कि इनका आईक्यू कम होगा इसलिए आप पहचान पाओगे, तो आईक्यू की समस्या नहीं होती। दूसरा, देखने में पता नहीं लगता। ये दो रीजन है जिसकी वजह से लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे को पहचानना मुश्किल होता है। क्योंकि अगर किसी को कोई और डिसेबिलिटी है, जैसे देखने में दिक्कत है, सुनने में दिक्कत है, चलने में दिक्कत है, ये सब चीजें पता लग जाता है, या आईक्यू की दिक्कत है तो वो भी टेस्ट करा के पता लग जाएगा इजीली। लेकिन डिस्लेक्सिया वाले बच्चे कई बार, या उसकी एक्टिविटी से पता लग जाएगा, लेकिन डिस्लेक्सिया वाले बच्चे या लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे जो हैं, चाहे वो डिसकैलकुलिया हो, डिस्लेक्सिया हो, इन सबको पहचानने में सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है, एक तो नॉर्मल बच्चों के जैसे दिख रहे हैं, और दूसरा आईक्यू भी एवरेज आईक्यू होता है। ठीक है ना। तो फिजिकल अपीयरेंस एंड मेंटल एबिलिटी, देखिए मेंटल एबिलिटी की यहाँ पे बात एज सच मेंटल एबिलिटी से तो पता लग जाएगा जब वो एक्टिविटी कुछ करेगा या उसी नोटबुक देख करके आप आइडिया लगा लेंगे। आईक्यू स्कोर्स एंड मेंटल एबिलिटी, आईक्यू स्कोर तो सही था, लेकिन मेंटल एबिलिटी का तो पता, अगर मेंटल एबिलिटी का पता लग गया तो आपको समझ में आ जाएगा कि बच्चे को लिखने में या इस कैलकुलेशन में दिक्कत होती है, तो मेंटल एबिलिटी से तो आप पहचान लेंगे। मेंटल एबिलिटी एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस, अगेन इससे तो पता लग जाएगा एकेडमिक परफॉर्मेंस में उनको दिक्कत आती है एट टाइम्स। तो डी ऑप्शन एकमात्र सही उत्तर है, फिजिकल अपीयरेंस एंड आईक्यू स्कोर्स। इसमें आप लोग बहुत गलती कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। यानी बच्चा जैसा दिखता है, वो ईशान अवस्थी को याद कीजिए तारे जमीन पर में, देख के थोड़ी पता लगता है इस बच्चे को कोई दिक्कत है। एंड आईक्यू स्कोर्स, यानी आईक्यू का जो स्कोर है, तो ये एवरेज आईक्यू इनका हो सकता है, ऐसा नहीं है कि इनका आईक्यू कम ही होगा, ये नॉर्मल पढ़ाई कर सकते हैं, बस इनकी न्यूरोलॉजिकल वायरिंग डिफरेंट होती है नॉर्मल बच्चे से, वैसे नहीं पता लगेगा देखने में या आईक्यू स्कोर में, है ना। आईक्यू होता है इंटेलिजेंस कोशेंट, बुद्धि का स्तर, तो बुद्धि के स्तर में कमी नहीं होती इन बच्चों के। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटी। देखो मेंटल एबिलिटी से पता चल जाएगा, फिजिकल अपीयरेंस से बेशक ना चले, ठीक है। तो इसलिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई, जवाब दीजिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन एन अपर मिडिल क्लास ऑफ लैंग्वेज ट्रांजैक्शन इट वाज ऑब्जर्व्ड बाय अ टीचर दैट अ चाइल्ड ऑफ 8th स्टैंडर्ड faces difficulty in reading text material. Here the type of evaluation helps to tolerate the weakness in teaching learning process is, यानी भाषा के लेन देन के उच्च मध्यम वर्ग में, यानी मिडिल क्लास से मतलब यहाँ पे मिडिल स्कूल क्लासरूम की बात हो रही है, यानी एलिमेंट्री क्लास की बात हो रही है। मिडिल क्लास का मतलब यहाँ पे ये है ना। तो 8th क्लास का बच्चा है, उसको 8th क्लास के बच्चे को डिफिकल्टी है मटीरियल को पढ़ने में। अब जो किस तरह का, किस टाइप का इवेल्यूएशन हम बच्चे का लें जिससे पता लग सके कि वो उसकी वीकनेस है कहां। तो वीकनेस को जानने के लिए किस तरह का टेस्ट लेंगे हम, इवेल्यूएशन कैसा होगा, समेटिव तो परफॉर्मेंस के लिए होता है कि कितने परसेंट उसको आता है, कितना उसको आता है, इसके लिए समेटिव या ऐसे कहते हैं हम, योगात्मक, है ना। ये परफॉर्मेंस बेस्ड होता है, ये जजमेंट बेस्ड होता है, ना कि हमें वीकनेस बताने के लिए, ठीक है ना, कितना सीखा है ये बताने के लिए। तो समेटिव तो नहीं होगा, इंटरनल एक्सटर्नल का कोई सेंस यहां बनता नहीं है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन यानी रचनात्मक मूल्यांकन, ये फीडबैक के लिए होता है, ये बात हमें पता है। एफए जो होते हैं वो फीडबैक के लिए होते हैं, प्रतिपुष्टि के लिए होते हैं कि बच्चों को कितना आता है, कहां समस्या है, कैसे हम उसको बेहतर कराएं, वीकनेस का पता लगेगा। तो ये फीडबैक का पता हमें फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन रचनात्मक मूल्यांकन से लगता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा एक बार, ये क्या कहता है, ये तो प्याजे का क्वेश्चन आसान सा। ये क्वेश्चन कहता है, वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्री ऑपरेशनल थॉट अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम 2 से 7 वर्ष की अवस्था कहते हैं पियाजे की स्टेज में, SPCF, ये 4 आपके स्टेजेस हैं पियाजे के। सेंसरी मोटर जन्म से 2, प्री ऑपरेशनल 2 से 7, 7 से 11 कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, 11 एंड अबव जो है आपका वो फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है। ये 4 स्टेजेस हैं। ये निमोनिक है, हमने बहुत साल पहले बनाया था, आजकल बहुत सारी लोकल बुक्स भी इसको यूज करती है, यानी अलग अलग स्टेट्स में लोग जो है जो बुक लिखते हैं, और बहुत सारे टीचर्स भी ये यूज करते हैं। बट इनिशियली ये ओरिजिनली तब से, अगर आप पुराने वीडियोस भी देखेंगे आज से 4-5 साल पहले के भी, तो ये बहुत पहले का निमोनिक है जो क्रिएट किया था हमने। मेरा ये तरीका है निमोनिक के थ्रू डिस्कस करने का, चीजें याद रहती हैं आसानी से, है ना। टेक्निक है निमोनिक बेसिकली, ये टेक्निक मैंने ईजाद नहीं की है, बट ये निमोनिक्स मैं बहुत बार बनाती हूँ ताकि आपको याद रहे चीज। तो आप भी ये अपने पढ़ाई लिखाई में यूज करिएगा, ठीक है। देखिएगा, तो प्री ऑपरेशनल थॉट अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे इज डैश विच रेफर्स टू टेंडेंसी टू फोकस ऑन वन एस्पेक्ट ऑफ अ सिचुएशन एंड नेग्लेक्ट अदर्स, यानी किसी सिचुएशन के सिर्फ एक पहलू पे ही ध्यान है, इसको हम सेंट्रेशन कहते हैं, कि आपका ध्यान सेंटर्ड है, केंद्रीकरण हो गया है, आप सिचुएशन के बाकी पहलुओं को भूल ही जा रहे हैं। यानी कि जब आपका ध्यान है कि बॉटल जो है कांच की है, तो बस इसी पे ध्यान है कि बॉटल ट्रांसपेरेंट है, इस बात पे ध्यान नहीं है इसकी शेप क्या है, इसमें लिक्विड कितना ml आ जाएगा, है ना, ये इसका एरिया क्या होगा, व्हाटएवर सरफेस एरिया, व्हाटएवर वॉल्यूम क्या है, इन सब पे ध्यान नहीं, बस आपका ध्यान है इसकी ट्रांसपेरेंसी पे। इसका मतलब जब आपका ध्यान सिर्फ एक चीज पे होता है, जैसे फॉर एग्जांपल, आसान एग्जांपल लेती हूं, बच्चे के टाइम पे जब हम छोटे होते हैं, यानी 2 से 7 वर्ष में, हमें लगता है जिसकी लंबाई ज्यादा है वो व्यक्ति बड़ा है ना। अब लंबाई ज्यादा होना और बड़ा होना तो अलग चीज है, क्योंकि बड़े होने के लिए उसकी एज मैटर करेगी और उसकी हाइट जरूरी नहीं मैटर करे। अब यहाँ पे लेकिन बच्चों का ध्यान एक चीज पे सेंटर्ड है, कि उसकी लंबाई पे, है ना। तो सेंट्रेशन जो है ये गड़बड़ है, मतलब ये एक तरह से लिमिटेशन है प्री ऑपरेशनल थॉट की। ट्रांसडक्शन होता है अनरिलेटेड इवेंट्स को जोड़ देना, कि मेरी बॉल गोल है, सूरज गोल है, तो मेरी बॉल और सूरज में कोई रिलेशन है ना। कॉजेशन, कॉज एंड इफेक्ट, धूप में कपड़े जल्दी सूखते हैं। डिसेंट्रेशन, यहाँ पे डिसेंट्रेशन तो 7 से 11 में आता है, ठीक है ना। तो सेंट्रेशन इज दी राइट आंसर यहाँ पे, ये इस बार पूछा भी हुआ इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा,
क्वेश्चन नंबर 9, वो जो एक एग्जांपल है ना, एक मिनट रुकना, अभी जो एग्जांपल है ना, एक क्वेश्चन बहुत बार आता है कि 2 ग्लास है, ये पियाजे का बेसिकली ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट भी है ना, आपको बुक्स में भी मिल जाएगा अच्छी। तो अगर हम बात करें कि 2 ग्लास हैं बराबर के, ठीक है, इसमें से एक ग्लास में पानी या जूस हमने इसमें डाल दिया, जूस जो है वो 200 ml ही है इस ग्लास में भी और इस बचे हुए ग्लास में भी, लेकिन बच्चों को क्या लगेगा, 2 से 7 वर्ष के बच्चों को, कि इसकी हाइट ज्यादा है क्योंकि, तो इस ग्लास में पानी ज्यादा होगा, जबकि दोनों में बराबर है, बस वो थोड़ा चौड़ा ग्लास है और हाइट उसकी कम है लेकिन चौड़ाई ज्यादा है, तो अमाउंट तो इतना ही है। क्योंकि बच्चे का ध्यान सेंटर्ड है, सेंट्रेशन की वजह से वो रिवर्स नहीं कर पाता थॉट को, इसलिए रिवर्सिबिलिटी नहीं आती। 7 से 11 में रिवर्सिबिलिटी आती है, इरिवर्सिबल थॉट होता है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि बच्चे का जो है सेंट्रेशन हो जाता है। क्या करें भाई, क्या दिक्कत आ रही है? देखिएगा एक बार, कुछ करिए। कंचन कह रहे हैं, क्या हुआ कंचन? चलो कोई नहीं, देखिएगा एक बार। तो अगर हम बात करें लेव वाइगोस्की की, तो लेव वाइगोस्की अभी पियाजे का अलग सेशन रख लेंगे। लेव वाइगोस्की बिलीव्ड लर्निंग इज मियर एब्जॉर्प्शन ऑफ नॉलेज, यानी सीखना केवल ज्ञान का अवशोषण है, अपने अंदर समाहित कर लो, भर लो, रट्टे लगा लो, नहीं, ऐसा वाइगोस्की नहीं कहते। वाइगोस्की हो, पियाजे हो, ब्रूनर हो, बच्चे को एक्टिव रखने की बात करेंगे। लर्नर इज अ कंट्रोल्ड रिस्पॉन्स टू रिवॉर्ड्स, यानी शिक्षार्थी को रिवॉर्ड दे करके हम उसके रिस्पॉन्स को कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बात ना पियाजे करेंगे ना वाइगोस्की करेंगे। नॉलेज कैन बी, वो बच्चे को एक्टिव रखने की बात करेंगे। नॉलेज कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम द टीचर टू द स्टूडेंट्स इन अ पैसिव मैनर, बच्चा पैसिव निष्क्रिय नहीं हो सकता, पाप हो जाएगा, बच्चे को एक्टिव रहना है। कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावाद, जो पियाजे और वाइगोस्की जिसको मानते हैं, सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं वाइगोस्की और रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं पियाजे, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं ब्रूनर। तो ये लोग, कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब ये रचनावादी, जो ज्ञान के रचना पे फोकस करेगा, सृजन पे फोकस करेगा, वो बच्चे को पैसिव नहीं रख सकता। नॉलेज इज को कंस्ट्रक्टेड इन अ जोन ऑफ व्हाट द चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड विल सपोर्ट फ्रॉम अदर्स, यानी ZPD के अंदर नॉलेज को कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है एक्टिवली। ज्ञान का सृजन संभव है, तो बच्चा सिर्फ डी ऑप्शन में एक्टिव है, जो कि 93% लोग सही उत्तर दे भी रहे हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 10? ये कहता है, एट विच स्टेज ऑफ लॉरेंस कोहलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट थियरी डू इंडिविजुअल्स रीजन दैट ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इवन इफ दे गो अगेंस्ट दी सोसाइटल लॉज, यानी कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के किस चरण में व्यक्ति यह तर्क देते हैं कि मानवाधिकार और न्याय, जस्टिस जरूरी है, ह्यूमन राइट्स जरूरी है, चाहे वो आज के समाज के लॉज के अनुसार, यानी सामाजिक कानूनों को बेशक तोड़ दे कोई बात, लेकिन वो ह्यूमन राइट्स के यदि खिलाफ है तो वो गलत है। यानी आप नियमों से लड़ जाएंगे यदि आपको जो लगता है वो सही है उसके लिए। और आपको जो लगता है वो सही है का मतलब अपने लिए सही नहीं, आपको जो लगता है बड़ी समाज के लिए सही है। जैसे दास प्रथा खत्म नहीं होती यदि, या हम स्वतंत्र भी ना हुए होते यदि किसी ने ये नहीं सोचा होता, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, कि जो लॉज लगाए हुए हैं अंग्रेजों ने ये सही नहीं है, ये ह्यूमैनिटी के ही खिलाफ है। या दास प्रथा, किसी को दास बना के रखना क्या है? ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, हमारे ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, ठीक है ना। तो ये चीज आप लॉज को भी आगे चले जाते हैं, यदि बड़ी जनता का या बड़ी ह्यूमैनिटी के बड़े पार्ट का, वर्ग का फायदा हो, उसके लिए आप लॉज से लड़ जाएंगे। इसको हाईएस्ट लेवल ऑफ मॉरलिटी कहते हैं, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, 6th स्टेज है ये मॉरल डेवलपमेंट की। कोहलबर्ग की 6 स्टेजेस उन्होंने दी हैं और 3 लेवल दिए हैं, तो डी ऑप्शन इज दी राइट आंसर। ये पोस्ट कन्वेंशनल, उत्तर पारंपरिक स्तर है, इनके भी क्वेश्चंस करेंगे इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम। एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष में, प्रगतिशील से आपको जॉन डुई याद आने चाहिए, अगर नहीं आते हैं तो जॉन डीवी, जिनको हम हिंदी में कह देते हैं, जॉन डुई। शिकागो में उन्होंने स्कूल्स खोले अपनी वाइफ के साथ मिलकर के, प्रोग्रेसिव स्कूल्स या लैब स्कूल्स इनको कहा गया। 1 नंबर का क्वेश्चन है, पूछ लेता है सीटेट में, लैब स्कूल्स कहा गया। अमेरिका के शिकागो में इन्होंने स्कूल्स खोले 19th सेंचुरी। इज अ सिंपल प्रोसेस, प्रोग्रेसिव क्लासरूम में लर्निंग एक सिंपल प्रोसेस है। लर्निंग को सिंपल प्रोसेस कोई नहीं कहता, है ना। इवन सोशलाइजेशन भी एक सिंपल प्रोसेस हम नहीं मानते, वो भी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। तो लर्निंग सिंपल नहीं है कि 2 एकम 2 2 3 4 बस हो गई लर्निंग, भाई कॉम्प्लेक्स से चीजें जुड़ी हुई हैं बहुत सारी, है ना, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो एक सरल प्रक्रिया नहीं है, जटिल प्रक्रिया है, हमें सरल बनानी है। इज अ सोशल प्रोसेस, यस, बच्चे ग्रुप में सीखें। ये जब हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पढ़ते हैं तब भी मैं आपको बताती हूँ कि लर्निंग इज अ सोशल प्रोसेस, बच्चे समूह में सीखें, कोऑपरेट करें, बच्चे एक्टिव रहें, एक दूसरे के साथ मिलकर के सीखें। प्रगतिशील शिक्षा ये कहती है कि बच्चे को सेंटर में रखो, लर्निंग एक सोशल एक्टिविटी है और प्रेजेंट लाइफ के लिए लर्निंग होनी चाहिए, वर्तमान जीवन के लिए, ठीक है ना। सीखना किसके लिए? प्रेजेंट लाइफ के लिए, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन ये मानती है प्रेजेंट लाइफ के लिए सीखना। लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, है ना, कैन टेक प्लेस ओनली थ्रू फॉर्मल इंस्ट्रक्शन, बस रट्टे लगवा करके आप या फॉर्मल इंस्ट्रक्शन देकर नहीं। भाई आप स्कूल में भी सीख सकते हो, आप दुनिया जहान के किसी जगह पे सीख सकते हो, चलते फिरते सीख सकते हो किसी से, जरूरी थोड़ी सिर्फ फॉर्मल इंस्ट्रक्शन यानी स्कूल में बुला करके ही होती है या कॉलेजेस में ही होती है लर्निंग। इस कंडीशनल अपॉन एग्जाम्स, बिल्कुल भी नहीं, ये एग्जाम्स पर कंडीशन है नहीं, सोशल प्रोसेस है, बच्चे ग्रुप्स में या समाज में सीखेंगे। ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन मानेगी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, बेसिकली बच्चा सोशल एक्टिविटी में ही खुश है या हम कहें कि वो वहां एक्टिवली सीखता है, ठीक है ना। सिर्फ आपकी लाइव क्लास में ही मुझे दिक्कत होती है, बफरिंग होता है। मुझे भी लग रहा है अजीत ये पिछले सीटेट से ना कुछ तो दिक्कत है। वैसे तो ज्यादातर लोगों को जिनका इंटरनेट ठीक है उनको दिक्कत ये नहीं आनी चाहिए, बट ये हम भी फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं। नया स्टूडियो एक बन रहा है बेसिकली,
तो अब या तो वहाँ पे जाके पता लगेगा कि ये सिर्फ इसी स्टूडियो में दिक्कत हुआ करती थी, मैंने सिस्टम भी चेंज करा लिया, 2 नए इंटरनेट लगवा लिए, सारी दुनिया जहान के सब कर लिया, लेकिन अगर अभी भी ये दिक्कत है तो फिर तो नया स्टूडियो बनेगा कुछ टाइम में, कुछ महीनों में, वहीं जाके पता लगेगा अब तो, है ना, देखिएगा, या फिर ऑफिस में जाकर के। हाँ देखिएगा, बी ऑप्शन 90% लोग कह रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एज पर हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर याद है, मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुबुद्धि का सिद्धांत, 1983 में फ्रेम्स ऑफ माइंड नाम की इनकी एक पुस्तक आई थी, उसमें उन्होंने 7 प्रकार की बुद्धि की बात की थी, फिर उसके बाद वो 8 हो गए, तो आज हम 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस की बात करते हैं जब हम हार्वर्ड गार्डनर की बात करते हैं, ठीक है ना। कोई कह रहा है कांग्रेचुलेशंस मैम फॉर न्यू अपकमिंग स्टूडियो, बहुत सारी चीजें नहीं हो रही हैं, बताऊंगी मैं आपको धीरे धीरे, कभी दिखाऊंगी, अभी बहुत टाइम से। हाँ चलिएगा, खैर आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाया जाएगा, उसका टूर देंगे हम आपको कभी मौका लगेगा तो, हालांकि ब्लॉग्स अभी हम बनाते नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एज पर हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है ना, बताइए। 2 नए स्टूडियो भी बन सकते हैं, प्लानिंग चल रही है, देखिएगा एक बार। तो अगर हम बात करें यहाँ पे हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा एक कथन जो है वो सही है गार्डनर के अनुसार, बताइएगा, फटाफट से बताइए। अगले साल प्लान है, अगर मौका लगा, चीजें ठीक रही तो ऑफलाइन क्लासेस लूंगी, कुछ बहुत बोर हो गई हूँ अभी ऑनलाइन पढ़ा के, ऑफलाइन क्लासेस कुछ मतलब कोई एक बैच ऑफलाइन रख सकती हूँ, मेरा पूरा प्लान है। देखिएगा एक बार, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है, बताइएगा कौन सा सही है। इंटेलिजेंस कैन नॉट बी नर्चर्ड एंड ग्रोन। लिमिटेड बैच रखेंगे, ऐसा नहीं है कि भीड़ नहीं लगाएंगे, बहुत एक लिमिटेड बैच रखेंगे जिसमें मन लगा रहे, आप लोग आते जाते रहें। देखिएगा एक बार, बुद्धि को पोषित और विकसित नहीं किया जा सकता, ये गार्डनर कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, एक बुद्धि को नर्चर नहीं किया जा सकता। ईच इंडिविजुअल पोजेसेस डिफरेंट काइंड या काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस। प्रत्येक व्यक्ति के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है, या एक से ज्यादा प्रकार या कोई ना कोई बुद्धि होती है, बात तो सही है। हर एक इंडिविजुअल अलग अलग टाइप से, कोई बॉडीली काइंस्थेटिक हो सकता है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होगा, कोई म्यूजिक में अच्छा होगा, कोई किसी और चीज में अच्छा होगा, ठीक है ना, ये सारी चीजें हाँ दिल्ली में रखेंगे, बता देंगे अगले साल जब भी होगा ऑफलाइन क्लास, अभी प्रॉपर वो पूरा चीजें चल रही हैं, प्रोसेस है बैकग्राउंड में, छत्तीसगढ़ भी आएंगे भाई। चलिए आगे, अगर हम बात करें 89% लोग कह रहे हैं कि ईच इंडिविजुअल पोजेसेस डिफरेंट काइंड और काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस, प्रत्येक व्यक्ति के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है। ये गार्डनर कहते हैं 8 प्रकार की, तो उन्होंने बुद्धि की बात भी की है। आईक्यू की, इंटेलिजेंस कोशेंट इज अ सक्सेसफुल प्रेडिक्टर, नहीं, आईक्यू के खिलाफ है, बुद्धि लब्धि के खिलाफ है। पीपल बिलोंगिंग टू सर्टेन क्लास आर मोर इंटेलिजेंट, ये ऐसा नहीं कहते कि भाई आप अमेरिकन हैं तो ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे, ऐसा नहीं है। हम भी आएंगे पढ़ने, बहुत बढ़िया, सही है, उस टाइम पे बताएंगे कोई प्लान आपको। देखिएगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 13 अभी नहीं हो रहा है, अभी कम से कम 3 से 6 महीने लग जाएंगे। एट द प्राइमरी लेवल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेस डैश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अक्रॉस द नेशन, यानी प्राथमिक स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश में शिक्षा के माध्यम के रूप में डैश का प्रस्ताव करती है। बताइएगा एक बार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस भाषा में पढ़ाने की बात करेगी भाई, मदर टंग। पहले भी एनसीएफ भी यही कह रहा था, कोठारी आयोग भी यही कह रहा था, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला भी यही कहता है, यानी मातृभाषा में पढ़ाइए आप बच्चे को, सिंपल बात है, ठीक है ना। तो ये और मल्टीलिंगुअलिज्म जो है, बहुभाषित भाषावाद, वो भी इसी बात को सपोर्ट करता है कि बच्चे को मातृभाषा में पढ़ाया जाए और फिर मल्टीपल लैंग्वेज हम सिखा सकते हैं। फ्लेक्सिबल सिटिंग अरेंजमेंट, लर्नर्स वर्किंग इन ग्रुप्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ, बैठने की लचीली व्यवस्था, यानी आज बच्चा जो फर्स्ट सीट पे बैठा है कल रोटेट होके, रोटेशन वाला सिस्टम है, या फ्लेक्सिबल है, ऐसे सर्कल बना करके बैठ सकते हैं बच्चे, या रोटेशन चलता रहता है क्लासरूम में, ज्यादातर स्कूल्स में होता भी है, बच्चे ग्रुप में काम कर रहे हैं, यानी बच्चे एक्टिव हैं। ये कहां की दिक्कत है, बिहेवियरिस्टिक क्लासरूम है नहीं, व्यवहारवाद में तो बच्चे कहां एक्टिव हैं, वो तो बेचारा पैसिव रेसिपिएंट है। सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम है वाइगॉस्की वाली, क्योंकि बच्चे ग्रुप में भी काम कर रहे हैं और फ्लेक्सिबल सीटिंग अरेंजमेंट है, बच्चे एक्टिव भी हैं और ग्रुप में भी काम कर रहे हैं, टीचर सेंट्रिक नहीं है, चाइल्ड सेंट्रिक है। अगर सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट नहीं लिखा होता, सामाजिक रचनावादी, तो यहाँ पे हम चाइल्ड सेंटर्ड भी लिख सकते थे, बाल केंद्रित शिक्षा भी अगर ऑप्शन में होता टीचर सेंटर्ड की जगह तो भी सही था, और दोनों लिखे होते तो दोनों सही हो जाते, सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट भी और चाइल्ड सेंटर्ड भी। टेक्स्ट बुक सेंटर्ड नहीं है, बच्चा केंद्र में है यहाँ पे, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है भाई, देखिए फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, देखिए चलिए बताइए, देखिए फटाफट से। अच्छा जी, ऑल द बेस्ट जिनका डब्ल्यू बी टेट है। देखिए जवाब दीजिए फटाफट से, ए ऑप्शन कह रहे हैं 35% लोग। अजर्शन यानी स्टेटमेंट क्या है भाई, चिल्ड्रन लर्न नॉलेज स्किल्स वैल्यूज कस्टम्स ऑफ द सोसाइटी बाय देयर पेरेंट्स ओनली, यानी सोशलाइजेशन, यहां तक की डेफिनेशन क्या बताती है कि ये सामाजिकरण की डेफिनेशन है सोशलाइजेशन की। चिल्ड्रन लर्न नॉलेज यानी बच्चे ज्ञान, कौशल, मूल्य, जो धारणाएं चल रही हैं समाज में, वो सब एक्वायर करते हैं किस प्रक्रिया के थ्रू, सोशलाइजेशन की प्रक्रिया के थ्रू। बट इन्होंने कहा बाय पेरेंट्स ओनली, क्यों भाई, पेरेंट्स से भी करेंगे, स्कूल से भी करेंगे, दोस्तों से भी करेंगे, रिश्तेदारों से भी करेंगे, मंदिर से भी करेंगे, चर्च से भी करेंगे, जहां भी वो जा रहे हैं सब जगह से सामाजिकरण हो रहा है, सिर्फ पेरेंट्स से थोड़ी। पेरेंट्स या फैमिली जो है प्राइमरी सोर्स ऑफ सोशलाइजेशन है, प्राइमरी एजेंट है, बाकी लोग सेकेंडरी हैं, स्कूल वगैरह, लेकिन ऐसा थोड़ी सिर्फ पेरेंट्स से ही समाज के नियम कायदे कानून तौर तरीके सीखते हैं। हम मास मीडिया से, मूवीज से भी सीख रहे हैं चीजें, 70 जगह से सीख रहे हैं, दोस्तों से भी सीख रहे हैं, स्कूल से भी सीख रहे हैं, तो ये बात तो गलत हो गई, फॉल्स हो गई। इसका रीजन क्या दिया इन लोगों ने,
रीजन दिया है सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन इज अ सिंपल एंड लीनियर प्रोसेस। देखिए सामाजिकरण लीनियर नहीं होता, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। ऐसा नहीं है कि हम इसको लीनियर कह दें, स्ट्रेट लाइन कह दें, नहीं। स्ट्रेट लाइन ना लर्निंग है, ना डेवलपमेंट है, ना सोशलाइजेशन। कोई भी प्रोसेस एक सिंपल सीधी रेखा में नहीं हो सकती, आगे पीछे जाती है, जीवन पर्यंत चलती है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। सोशलाइजेशन भी जन्म से मृत्यु तक, और आगे पीछे बहुत सारे नियम कायदे कानून, कॉम्प्लेक्स है जो सामाजिकरण है, तो सीधा नहीं है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू कहां से लग रहे हैं आपको? तो दोनों ही फॉल्स है भाई, है दोनों ही फॉल्स है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर।